Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to my YouTube channel Education for Everyone. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड विच इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बिकॉज ये जो भी सारा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ ये सारा जनरल स्टडीज़ का कंटेंट उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई अदर ओपन एग्जाम है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। ये दो पार्ट में चैप्टर आएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, as along with all living organisms, form a complex web of ecological system, and we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. ठीक है, तो जो हम प्लेनेट में रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स है, राइट। अकेले हम ह्यूमन बींग्स ही नहीं है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, लाइकेंस है, राइट। तो ये हैबिटेट है सबका, राइट, जहाँ पे हर कोई रह रहा है मिलके एक बायोडाइवर्सिटी में, राइट। वी ह्यूमंस along with other living organisms form a complex web of ecological system. अब हम ह्यूमन बींग्स साथ ही साथ जो और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ हम मिलके एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम मिलके एक साथ रहते हैं, विच वी आर ओनली अ पार्ट, जिसका हम एक पार्ट है। अदरवाइज ये तो बहुत बड़ा एक वेब है, राइट। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर ओन एग्जिस्टेंस, और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए। For example, plants, animals, microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink, and the soil that produces our food without which we cannot survive. Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all other living beings depend. Right? अब इस इकोलॉजिकल सिस्टम में जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें पता ही है, राइट। जो हमारे सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए होता है, फूड, शेल्टर, ठीक है, एयर टू ब्रीथ, राइट, और वाटर, ये सब हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिसमें फॉरेस्ट भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें से हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस मिलता है, प्राइमरी प्रोड्यूस जो हमारे फूड के लिए ज़रूरी होता है, राइट। हमें एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए, जो विदाउट ट्रीज एंड प्लांट्स पॉसिबल नहीं है, फ्रेश एयर, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी है क्या एक्चुअल में? बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज immensely rich in wildlife and cultivated species, right? Diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies. तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, राइट, इंटीग्रेटेड फॉर्म है, वो उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड है एक दूसरे पे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब उसमें फ्लोरा एंड फौना जो है वो मेजर है, ठीक है। जो भी एनवायरनमेंट में हमारे बायोडाइवर्सिटी में, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी हमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो फ्लोरा और फौना वगैरह में, यही ज़्यादा मोस्ट मेजर जो है यही है, इन्हीं से बना हुआ है। So India is one of the world's richest countries in terms of a vast array of biological diversity, right? आपको पता ही है इंडिया की काफ़ी वाइल्ड लाइफ और काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर्स येट टू बी डिस्कवर्ड, और ये लगभग ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स है, मल्टीपल टाइम्स है जितना अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं। ठीक है, अभी तक तो हम अपने इंडिया में ही काफ़ी स्पीशीज को डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं, फ्लोरा और फौना की। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India, right? हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है काफ़ी कुछ, ठीक है, इनके बारे में। You may have realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna
आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आर डेली लाइफ दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अब ये इतनी इंटीग्रेटेड हैं, इतनी अबेंडेंस में है कि हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट। हम उनका मिसयूज करते हैं, प्रॉपर यूज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते उनको। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू द इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट। और क्या है, धीरे धीरे हम देख ही रहे हैं कि जो हमारा मदर अर्थ है हमारी, ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, नेचर है हमारा, वो हमारे को इसका एक जो हमें एक सीख दे के जा रहे हैं। ठीक है, हम देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में, नेचुरल कैलेमिटीज के फॉर्म में। जो पहले जो एक स्पेसिफिक टाइम में चीज़ें होती थी, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया recorded wild flora and fauna, 20% of its mammals are on the threatened list। ठीक है, तो 10% इंडिया का रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है, राइट। उसमें 20% ऑफ इस मैमल्स जो हैं और ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट, वो थ्रेटेंड लिस्ट में है। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल, और काफ़ी तो क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्या है, बहुत मतलब खत्म होने की कगार पे, बहुत मतलब उनकी एंड आ चुका है उनका। दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है। जैसे कि चीता, इंडिया में तो आपको पता ही है कि चीता एक्सटेंट हो चुका है। पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका insignis, a wild variety of mahua, and Hugardia heptanuron, a species of grass। ठीक है, in fact no one can say how many species may have already been lost। ठीक है, काफ़ी तो हम खो भी चुके हैं, काफ़ी तो extinct हो चुकी है। Today we only talk of the larger and more visible animals and plants that have become extinct, but what about smaller animals like insects and plants? ये भी तो देखना ज़रूरी है, right? Vanishing forest, अब जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को बुरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, हम यूटिलाइज भी नहीं करेंगे इसे, डैमेज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सारे जो रिसोर्सेज है, मेजर जो रिसोर्स है हमारा फॉरेस्ट, वो वैनिश हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। द डायमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर, राइट, ये एस्टिमेटेड है, which is 24.16% of the total geographical area। Dense forest 12.2%, open forest 9.14% and mangrove 0.14%। ठीक है ना, तो जो 24.16% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, जो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, उसका इतना परसेंट जो है वो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। जो अगर टर्म्स में देखें, अगर न्यूमेरिकल्स में, तो 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 12.2% डेंस फॉरेस्ट आते हैं, 9.14% ओपन फॉरेस्ट है, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 0.14% है। According to the State of Forest Report 2015, the dense forest cover has decreased by 3,775 square kilometers since 2013। However, this apparent increase in forest cover is due to conservation measures। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज आया है किसकी वजह से आया, कंजर्वेशन मेजर्स की वजह से। द मैनेजमेंट इंटरवेंशन एंड प्लांटेशन एटसेट्रा बाय डिफरेंट एजेंसीज। अब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंट्री नेशन में भी काम करती है और इंटरनेशनली भी काम करती है। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए, राइट राइट, फ्लोरा एंड फौना के लिए। तो उनके अपेरेंट जो उनके मैनेजमेंट इंटरवेंशन है, उनकी इंटरवेंशन है इन चीज़ों के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए और अदर इश्यूज के लिए, तो उससे धीरे धीरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, राइट। Let us now understand the different categories of existing plants and animal species based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Sources, IUCN। We can classify as follows। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये डिफ्रेंशिएट करती है अलग अलग एग्जिस्टिंग प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को, राइट, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती है। अब देखिए नंबर 1, नॉर्मल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज कौन सी होती हैं, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स। तो इसमें स्पीशीज में दोनों आ रहे हैं, राइट, प्लांट्स भी आ रहे हैं, एनिमल्स भी आ रहे हैं, दोनों स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना बोथ। तो नॉर्मल स्पीशीज वो हैं जो नॉर्मल है अभी सर्वाइवल में, ठीक है, अभी वो चल सकती है, उनका सर्वाइवल अच्छे से हो सकता है, राइट।
दे आर एग्जिस्टिंग। सेकंड आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड जो डेंजर में है, खतरे में है, who are in danger, right? These are species which are in danger of extinction, खत्म होने के danger में, right? The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. और ये खत्म हो सकती है, डिक्लाइन में जा सकती है अगर इनकी पॉपुलेशन को कंटिन्यूसली ऑपरेट नहीं किया गया तो, ठीक है, इस डिक्लाइन को। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, ठीक है, हमने सुना ही होगा काले हिरन के बारे में, ब्लैक बक काफी, ये तो मीडिया में भी रहा है, राइट। क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइन टेड मकक, संगाई, ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर, राइट। तो ये सारे क्या हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये खत्म हो सकते हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पे है ये, ठीक है, इनकी बहुत कम पॉपुलेशन बची है और ये कभी भी खत्म हो सकती है इनकी स्पीशीज। थर्ड इज वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल है, these are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if negative factors continue to operate। अब जो vulnerable है मतलब इनको तो बहुत हार्म है, अगर इनको बचाया नहीं गया तो मतलब ये इतने ही गिने चुने बच्चे हैं कि ये दोबारा से इनके अपनी पॉपुलेशन को ग्रो भी नहीं कर सकते, राइट। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, ब्लू शीप, ठीक है ना, आपको सुना भी नहीं होगा आपने इन चीज़ों के बारे में, इतनी सारी स्पीशीज है, इतनी सारी फ्लोरा एंड फौना है हमारी कंट्री में, राइट। एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन, ये तो आपको पता ही होगा, एक्सेट्रा। अब रेयर स्पीशीज, सॉरी ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पे, ये फोर्थ वाला है, रेयर स्पीशीज। अब रेयर स्पीशीज कौन सी होती है, स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. The examples of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill. Okay, तो अभी ये रेयर स्पीशी कौन सी हो गई, जो विच मे मूव इनटू एंडेंजर्ड, ये रेयर स्पीशी को जिसको हम एंडेंजर्ड कैटेगरी में ला सकते हैं बट अगर नेगेटिव इफेक्ट्स को कम किया जाए तो, ठीक है, या वल्नरेबल में, या तो नेगेटिव में एंडेंजर्ड में भी आ सकती है, वल्नरेबल में भी आ सकती है अगर हम उसको प्रॉपरली उनके लिए मेजर्स उठाएं तो। इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर हुए तो ऐसे। द एग्जांपल्स ऑफ सच स्पीशीज की तो आपने देख ही लिया, राइट। चलिए आगे देखते हैं, ये वही है सेम रेयर स्पीशीज का, यहाँ पे वो टाइपिंग में दोबारा से आ गया। Species with small population may move into endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. The example of such species are Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox, and hornbill. Next is endemic. अब ये कौन सी है, these are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers। अब ये जो species ये हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर एरियाज में ही मिलती है, ये नेचर ने इनको एक तरफ से सेपरेट करा हुआ है, राइट, ताकि इससे हम ह्यूमंस का उस पर इन्फ्लुएंस भी ना पड़े, तो ये भी अच्छी बात है एक तरह से कि ये एक स्पेसिफिक एरिया में मिलती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीशीज आर द अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग एंड इन अरुणाचल प्रदेश में ये, राइट। नाउ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो खत्म हो चुकी है। These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur। ये वो species हैं जिनको कितना भी ढूंढ लिया हमने वो फिर भी नहीं मिले हमें, क्यों, क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं, जो उनका हैबिटेट होता था उस जगह पे काफी सर्च के बाद भी नहीं मिले वो, मीन्स दे आर नाउ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, खत्म हो चुकी हैं वो। A species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth। Example of such species are Asiatic cheetah, राइट, पिंक हेड डक। अब जो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई वो एक एरिया से भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन से भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, पूरे कंट्री से भी हो सकती है, या पूरे कॉन्टिनेंट से, या तो पूरे अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो सकती है, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना, तो ऐसे ही हम कहते हैं कि एक्सटिंक्ट कौन सी हो गई, जो खत्म हो चुकी है, राइट, पूरी तरीके से, वो किसी एरिया में हो सकती है, किसी रीजन, किसी कंट्री, कॉन्टिनेंट या पूरे अर्थ से ही। तो जैसे एशियाटिक चीता,
जो हमारी कंट्री से एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, अदर एशियन कंट्रीज में है बट हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। पिंक हेड डक, राइट, दिस इज एशियाटिक चीता। वेयर डिड दे गो? द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, द चीता, एसिनो एसिनोनिक्स जुवेंटस इज अ, इसका नेम है, यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। ये सारे कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट, एंड कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने फास्टेस्ट एनिमल कहते हैं ना, तो यही है वो चीता। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। अब हम कभी कभी चीता और लेपर्ड में मिस्टेक कर जाते हैं, राइट। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू इट्स माउथ। अब ये देख रहे हैं आपको, ये इसकी जो टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस है, आंसू की तरह पूरे आंखों के कॉर्नर से बिल्कुल नीचे नोज के पास तक, राइट, माउथ तक आ रही है जो इसकी, यही इसका मेन जो है रिमार्केबल फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है इसको लेपर्ड से। ओके, तीन दो जो आपने देखा ही होगा। Prior to the 20th century, cheetahs are widely distributed throughout Africa and Asia, right? 20th century तक तो ये throughout Asia और अफ्रीका तक फैले थे, लेकिन आपको पता ही है, ठीक है, ब्रिटिशर टाइम्स में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हंटिंग वगैरह की जाती थी। बाकी पहले टाइम में भी जो राजा महाराजा होते थे वो लोग हंटिंग के बहुत शौकीन होते थे, तो वो काफ़ी हंटिंग करते थे और एनिमल्स को कोचिंग वगैरह करते थे। Today, the Asian cheetah is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey. The species was declared extinct in India long back in 1952. इंडिया में तो इनको 1952 में ही इनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, राइट। चलिए आगे देखते हैं। What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? अब वो क्या कारण है, राइट, जिससे इन फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रही है। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, एक सेकेंड, we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forests and wildlife, ठीक है, wood, barks, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. ये सारी चीजें हमें नेचर से लेते हैं, राइट। अब सो इट इज वी ourselves who have depleted our forest and wildlife। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एनिमल्स को खत्म नहीं कर रहे होंगे इन चीजों को, राइट। वी ह्यूमन बींग्स हैव डिप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स, राइट। वी हैव मिस यूटिलाइज दीज थिंग्स, हमने बहुत बुरी तरीके से यूटिलाइजेशन किया रिसोर्सेज का, जिससे कि वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द colonial पीरियड ड्यू टू द expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। और सबसे ज़्यादा जो डिप्लीट किया है हमने, डैमेज किया है, किस टाइम पे हुआ है? कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, जब कॉलोनीज थी, जब रेलवेज लाइन बिछी तो काफ़ी फॉरेस्ट कट किए गए, ट्रीज हटाई गई एग्रीकल्चर के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए और माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, राइट। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन खाली ये नहीं कि कॉलोनियल ब्रिटिशर्स आए उन्होंने ये सब किया है, इंडिपेंडेंस के बाद भी जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ तो वो भी एक मेजर कॉज रहा डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर के लिए करने के लिए भी तो ज़मीन चाहिए, खेती करने के लिए भी प्लेन लैंड चाहिए, राइट, फॉरेस्ट में तो नहीं हो सकती। तो बिटवीन 1951 एंड 1980, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट थी ये 1951 से 1980 के बीच, ये जो 30 सालों का गैप था इसके बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया उसको हटाया गया, कन्वर्ट किया गया एग्रीकल्चर लैंड में। Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and the central India, have been deforested and degraded by shifting cultivation, जिसे झूम कहते हैं, राइट, हमने सुना ही है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पॉपुलर है ये कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, ठीक है, जिसे टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, एक स्लैश एंड बर्न है ना, कि एग्रीकल्चर किया, अब वहाँ पे पेड़ों को जलाया, फिर उस लैंड को अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया, फर्दर उसको छोड़ दिया एंड देन दोबारा अगेन स्लैश एंड बर्न, जलाओ और तब जो ट्री कवर है उसको जलाया और तब उसके जो एशेस वगैरह उससे
एक तरह से खाद वगैरह का काम करता है वो, और उस तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है। तो ये पॉपुलर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। चलिए आगे देखते हैं। आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम? अब हम क्या सिर्फ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज को ही ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? Some of our environmental activists say that the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation. अभी enrichment plantation क्या है? In which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated. अब ये enrichment plantation क्या चीज़ है कि एक specific स्पीशी उसको एक्सटेंसिवली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते जाना, उसको प्लांट करते जाना। जैसे आपको पता ही है ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिगो का बहुत प्लांटेशन करवाते थे, राइट? टी प्लांटेशन करवाते थे सबसे ज़्यादा इंडिगो का, राइट, नील का, ताकि वो अपने ब्रिटेन में जाके जो अपने उनका जो कॉटन वगैरह है डाई कर सकें, बिकॉज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंडिगो प्रोड्यूस करवाते थे, वो करते थे, राइट? और नेचुरल डाई होती थी, बेस्ट डाई होती थी। For instance, teak monoculture has damaged the natural forest in South India, and cheer pine, Pinus roxburghi, plantations in the Himalayas have replaced the Himalayan oak, Quercus, right, and rhododendron forest. तो इन चीज़ों के एक स्पेसिफिक चीज़ को प्लांटेशन करना, दूसरी को एलिमिनेट कर देना स्पीशी को, इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, राइट? लार्ज स्केल Large scale forest projects have also contributed significantly to the loss of forest. अब जो large scale development projects हो रहे हैं उनका भी काफ़ी contribution है, right? Since 1951, over 5,000 square kilometer forest was cleared for river valley projects. अब 1951 से जब से हमने प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान है वो प्लान स्टार्ट किए, तब से लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है क्लियर किया गया है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहते हैं आप, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट्स। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन एमपी मध्य प्रदेश, विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को इंडक्टेड इनंडेट किया जाएगा, राइट? Mining is another important factor behind deforestation. The Buxa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by ongoing dolomite mining. Dolomite mining होती है वहाँ पे, ठीक है, ओर निकाला जाता है. It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of the several others, including the great Indian elephant. अभी जो माइनिंग है उससे क्या है, वो लैंड पे अब ह्यूमन अपना माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, राइट? हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी तो वहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है स्पीशीज का वो खत्म हो चुका है। साथ ही साथ कुछ अगर माइग्रेट भी करना चाह रहे हैं तो उनका भी रास्ता भी रोका हुआ है, राइट? उनका रूट ही रुका हुआ है उस वजह से। Many forests and environmentalists hold the view that the greatest degrading factor behind the depletion of the forest resources are grazing. तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ग्रेजिंग की वजह से हो रहा है ये सब, फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से हो रहा है, राइट? Though there may be some substance in their argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees. अब इसके लिए हमारे पास एक इसका एक हमारे पास एक तुक भी है कि अब सारी चीज़ें तो ग्रेजिंग या फ्यूल वुड से इकट्ठा करके नहीं हो रहा होगा ना, राइट? जो अगर ट्राइबल पीपल भी हैं वो अगर फ्यूल वुड यूज़ भी कर रहे हैं तो वो जो टूटी उटी लकड़ी है उसी से उन्हीं से तो कर रहे होंगे, ना कि पूरे पेड़ के पेड़ काट रहे होंगे वो, राइट? तो इसे समझना चाहिए हमें, हम किसी को एक हम अपने जो हमने फ़ायदे के लिए जो फॉरेस्ट को डिग्रेड किया है, डिप्लीट किया एनवायरनमेंट को, तो हम उस पर दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते, राइट? जो ट्राइबल पीपल हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं वो तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, दे आर नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एज सच, राइट? The forest ecosystems are repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals, and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy. अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है? रिपोजिटरीज है कंट्रीज की, जिसमें आप जानते हैं कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं हमें, अदर रिसोर्स भी मिलते हैं जो हमारी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, राइट? इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक था, जो फर्दर इसका चैप्टर का है कंटिन्यू होगा सेकेंड वीडियो में,
और उस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चैप्टर समझ आया हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, गेन की हो आपने नॉलेज। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन, शेयर एंड लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए बिकॉज ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हो, यूपीएससी, एसएससी और अदर ओपन एग्जाम्स के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न। खुद भी सीखिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।